91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो में हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम यहाँ पर लेकर आते हैं। उनके अपने अनुभव और उनके लिए कई तरह की सामग्री हम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप नेगी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं और ये अर्थशास्त्र का अध्यापन करते हैं। और सबसे ख़ास बात कि ये एक दिव्यांग हैं और इन सब के बावजूद भी ये अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में आगे बढ़ते आए हैं और अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़कर इन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। और किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया है और किस तरह से अपनी समस्याओं से अपनी दिक्कतों से ये दो चार होकर आगे बढ़ते आए हैं, आज हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं प्रदीप नेगी जी का हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। तो नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सभी का। तो पहले बात करते हैं, जैसे अभी आप अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन कर रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज में, और कहाँ पर अभी आप पोस्टेड हैं और किस तरीके से जो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आप आगे ज़िंदगी में यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज भेल में बीएचएल में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पद पे कार्यरत हूँ और कम से कम मेरे को टीचिंग कार्य में 25 साल हो गए हैं। इससे पूर्व मेरा जो नियुक्ति हुई थी अध्यापक की, वो अति दुर्गम विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में हुई थी, जयखल बोरगांव में। तो वहाँ पे मैं खच्चर से जाता था स्कूल में, कम से कम 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में था। संघर्ष किया मैंने, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हरिद्वार जिले में हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उससे पूर्व मैं 2 साल का जब छोटा था तो पोलियो मेरे को हो गया था और उस जमाने में पहाड़ के लोग पोलियो नाम का जानते ही नहीं थे बीमारी की, पोलियो क्या होता है। घर वालों ने, मेरे माँ बाप लोगों ने, आर्मी में थे डैडी, वो मेरे को पूना ले गए। वहाँ जाके पता चला कि पोलियो हुआ है और कई जगह 7 से 8 साल इधर उधर इलाज कराया, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। तो अंत में डॉक्टरों ने बताया कि पोलियो लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती और आप केवल अपने पुत्र को पढ़ाइए और पढ़ाने से ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। तो मैं अपने परिवार वालों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया। मैंने बीए किया, फिर बीएड किया, 3 विषयों में एमए किया और उसके बाद कंप्यूटर में भी डिप्लोमा किया। लेकिन इन सब के बाद भी नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी करी, जिसमें मेरा एलटी में सहायक अध्यापक में सिलेक्शन हुआ 1992 में। जो मैंने आपको बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयखल बोरगांव में मेरी नियुक्ति हुई सामाजिक विषय के अध्यापक के तौर पे। फिर उसके बाद मैंने और तैयारी करी, तो मैंने आयोग की परीक्षा दी। आयोग से मेरा प्रवक्ता अर्थशास्त्र में सिलेक्शन हुआ। तब से मैं अर्थशास्त्र का पद पे कार्यरत हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य था कि शिक्षण कार्य को कैसे बेहतर बनाना है, रुचिपूर्ण कैसे बनाना है, उससे पहले संघर्ष तो जीवन में मैंने बहुत देखा है। बहुत ज़्यादा अपमान भी सहा है, ताने भी सहे हैं और मेरे को उस समय बहुत खराब लगता था जब मेरे साथी मुझे छोड़ के खेलने चले जाते थे प्लेग्राउंड में और मैं बैठा उनको देखता रहता था। तो उस समय कई प्रकार के विचार मन में आते थे, लेकिन मेरे को वो बात अच्छी तरह याद थी जब डॉक्टर ने बोला था इनको पढ़ाओ लिखाओ, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैंने एमए ट्रिपल किया अंग्रेजी में, इतिहास में और अर्थशास्त्र में। और कंप्यूटर का भी मेरे को फायदा हुआ कि मैंने जब कंप्यूटर डिप्लोमा करा, उसके बाद में 6 महीने प्राइवेट कंपनी में भी काम करा और उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की, जिसके फलस्वरूप मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद मैंने देखा कि जो शिक्षण कार्य है एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं है कि उसको खड़े होकर बार बार ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्टीज आती थी मुझे। तो ये अच्छी बात हुई कि उस समय हमारे जो उत्तराखंड में माइक्रोसॉफ्ट ने नई टेक्निक के माध्यम से पढ़ाने की एक पद्धति हमारे विभाग में शुरू करी, जिसके लिए उन टीचरों का चयन किया गया कि जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता था। तो मैंने पहले से कंप्यूटर सीखा हुआ था, तो उसका लाभ मुझे मिला कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि नेगी जी आप जाओ, आप सीखो और उसके बाद हमें सिखाना टीचर्स को।
तो मैंने देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट और फिर इंटेल दोनों के साथ ट्रेनिंग करी कंप्यूटर की, कि कैसे शिक्षण कार्य में हम तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करें और शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बना सकें। तो वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने विद्यालय के सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी, और इस प्रकार ये आगे चलता गया। मेरे को मजा आता गया इसे पढ़ाने में बच्चों को। मैंने धीरे धीरे इसमें अच्छा कार्य किए, बच्चों को तकनीकी ज्ञान दिया, कंप्यूटर सिखाया। बच्चे मेरे को अपने विषय अध्यापक नहीं, मुझे कंप्यूटर टीचर बोलते थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता था उन्हें एक खाली पीरियड में और अरेंजमेंट पीरियड में। उस समय थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर की नॉलेज दिया करता था। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के बीच में प्रतियोगिता कराई पूरे इंडिया में, तो उसमें 10 टीचरों में मेरा सिलेक्शन हुआ, और पूरे भारत से 10 टीचर का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैं कंबोडिया और बैंकॉक 2 जगह गया था। तो वहां से सफलता की कहानी शुरू हुई। उसके बाद मैंने अपना विषय था जो अर्थशास्त्र, उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई। उसके बाद मैंने शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा और टीचर्स को ट्रेनिंग दी रमसा के माध्यम से और एससीईआरटी के माध्यम से। जिन शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान की जरूरत थी उन्हें दिया, और मॉड्यूल बनाए, और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का डिजिटल किया अपने विभाग का, और मॉड्यूल बनाए टीचर्स की ट्रेनिंग के। और साथ साथ आज भी मैं एनसीईआरटी, सीआईटी, दीक्षा और आपका एससीईआरटी और निष्ठा, इन सब का मैं रिसोर्स पर्सन हूँ आईसीटी का। और समय समय पे मैं दिल्ली जाता रहता हूँ एनसीईआरटी में, और वहां पे जाके ई कंटेंट डेवलप करता हूँ। कई सारे ई कंटेंट मेरे अभी दीक्षा में भी पब्लिश हुए हैं, और मैं लगातार 6-7 साल से टीचर्स को आईसीटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और इस बीच जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि शिक्षण एकदम बंद हो गया था। जब स्कूल बंद हो गए थे, तो उस समय हमने सोचा कि क्या करा जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, कैसे उनको जोड़ा जाए। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। तो शुरुआत मैंने 3 बच्चों से करी थी अपने स्कूल में, जबकि विभाग का कोई आदेश नहीं आया था। उससे पहले मैंने शुरुआत कर दी थी। कुछ बच्चों के पास मोबाइल थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होते हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं होते, मोबाइल जरूर उनके पास होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल के माध्यम से इनको शिक्षित किया जाए। तो सबसे पहले जूम ऐप और आपका गूगल मीट, इनका प्रयोग करके मैंने ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू करा। इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया, ये कोरोना पीरियड में ही मैंने बनाया। और कई सारे वीडियोस मैंने बनाए बच्चों को, जो कठिन कॉन्सेप्ट होते थे हमारे, उनको इंटरेस्ट आए उसमें उसमें एनिमेशन यूज करके, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, ताकि जो हमारे कठिन संबोध होते हैं वो आसानी से बच्चे समझ सकें। तो इन सब का प्रयोग किया। तो ऑनलाइन मैं शुरू में 3 बच्चे जुड़े, फिर 10 हुए, फिर 15, फिर 20। कम से कम मैं मानू के चलूंगा कि 30 से 40% बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे। तो जब शुरुआत में 30 से 40% मेरे विद्यालय के बच्चों ने पढ़ा, तो मेरे को कई हमारे अध्यापकों के फोन आए, क्योंकि उन्हें तकनीकी ज्ञान की कमी थी उस समय, वो नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि नेगी सर, आप क्यों ना हमारे विद्यालय के बच्चों को भी पढ़ा दो। मैंने कहा जब मैं अपने विद्यालय के पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे विद्यालय के भी आसानी से पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन। तो ऐसे करके मैंने 2, 3, 4, 5 विद्यालय अपने साथ जोड़ लिए अर्थशास्त्र विषय के, और मैं उनको लिंक शेयर करता था। हफ्ते में पहले 2 दिन क्लास लेता था, फिर मैंने 3 और 4 दिन क्लास लेनी शुरू करी, और उनको ई कंटेंट, उनके ग्रुप बनाए व्हाट्सएप के माध्यम से, टीचर्स के ग्रुप बनाए मैंने, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टीचर के ग्रुप बनाए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में मैं बच्चों को कंटेंट शेयर कर सकूं। उनकी पीडीएफ फाइल हो गई, वीडियोस हो गए यूट्यूब के, सब बना के मैं शेयर करता हूं। और आज भी मेरे साथ कम से कम वर्तमान समय में 3 से लेके 5,000 बच्चे जुड़े हुए, और कई सारे टीचर मेरे साथ जुड़े हैं, जो आज मैं ऑनलाइन क्विज लेता हूँ, ऑनलाइन प्रतियोगिता कराता रहता हूँ, जो भी नए विषय आते रहते हैं। जैसे आपका ऊर्जा संरक्षण हो गया, या 15 अगस्त हो गया, या हमारा राष्ट्रीय पर्व हो गए, या उत्तराखंड दिवस हो गया, इनमें मैं प्रतियोगिता कराता रहता हूं, और बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी करता रहता हूं। और इसके साथ साथ उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में थोड़ी धनराशि भी ऑनलाइन उनको ट्रांसफर करता रहता हूँ जी पे के माध्यम से, ताकि उनको समय समय पे तकनीकी ज्ञान की भी जानकारी देता रहता हूँ कि भाई ऐसे से होगा। और खेल पद्धति, ऑनलाइन खेल के माध्यम से भी शिक्षण कार्य करता हूँ मैं विद्यालय में, और बच्चों के साथ भी इनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चे
जो मोबाइल्स में आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल चलाने में बहुत माहिर होते हैं, तो क्यों ना बच्चों को मोबाइल के माध्यम से शिक्षित किया जाए। मोबाइल ऐसी चीज नहीं है कि एकदम खराब हो, लेकिन उसका अगर बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी पढ़ाई को भी इम्प्रूव कर सकता है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल सीखते हैं। मैंने भी यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीजें, ब्लॉग बनाना सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा। तो आज मेरी जो वेबसाइट है उसमें कम से कम 17 लाख से ज्यादा व्यूवर्स हैं जिन्होंने उसको देखा है अभी तक 3 सालों में। तो आगे मेरा प्रयास यही है कि तकनीकी ज्ञान का अगर हम शिक्षण कार्य में प्रयोग करेंगे तो जो हमारा शिक्षण कार्य है वो रुचिपूर्ण बनेगा। तो प्रदीप नेगी जी, जैसे आप लगातार प्रयोगधर्मी शिक्षण से लगातार नवाचार आप शिक्षण में करते आ रहे हैं और काफ़ी उपलब्धियां आपने अपने जीवन में हासिल की हैं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रतियोगिता में टॉप 10 में आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपने बताया कि अभी आप 25 साल से जहाँ पर अभी आप अध्यापन कर रहे हैं वहाँ पर हैं। इससे पहले आपने कहा कि आप अति दुर्गम में भी कार्यरत रहे। तो किस तरीके के संघर्ष आपके जो अति दुर्गम क्षेत्र में थे वो रहे हैं और कैसे आपने उनसे आगे बढ़कर खुद को। तो जैसे आपने कहा कि पहले मैं 6 से 7 महीने अति दुर्गम में रहा हूँ, जहाँ पे मैं खच्चर से जाता था, और एक डिसेबल पर्सन के लिए, एक दिव्यांग के लिए पहाड़ में चलना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं वहां चल नहीं पाता था, कई बार मैं गिरा हूँ, कई बार मेरे को चोट लगी है, मेरे पैर में सूजन आ जाती थी ज्यादा चलने से। और मैंने कई बार अपने अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मेरा ट्रांसफर थोड़ा सुगम में कर दिया जाए, लेकिन उस समय काफी रिक्वेस्ट करने के बाद 7-8 महीने बाद मेरा ट्रांसफर स्वतः ही पाबो हो गया। वो थोड़ा सुगम था, वैसे सुगम कैटेगरी में आता है, लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति उनके लिए वो भी दुर्गम ही है, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका था। लेकिन वो जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी जयखल बोरगांव, उसकी तुलना में ठीक था, वहाँ पे रोड हेड पे स्कूल था। मैं वहाँ 3 साल वहाँ मैंने कार्य करा। उसके बाद जब उत्तराखंड बना, तो क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हुए थे तो रुड़की में घर बनाया था, तो मैंने रुड़की गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अपना ट्रांसफर करा लिया था, ताकि मेरे को आसानी हो आने चलने वाले में। अब यहाँ जाके मैं अपना स्कूटर एडिट करके दिव्यांग वाला स्कूटर बनवाया, और उसी को मैं आज इस्तेमाल करता हूँ विद्यालय आने जाने में, और उसका मैं अच्छी तरह से प्रयोग करता हूँ। तो लगातार आपने अपने जीवन में संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो किस तरीके का अनुभव आपको रहता है? और ख़ास तौर पर जैसे जब आप अपने विद्यार्थियों से मिलते हैं, क्योंकि सबसे ख़ास बात किसी भी अध्यापक के लिए जो ख़ास उपलब्धि होती है उसके विद्यार्थियों से मिलने वाला जो फीडबैक होता है, जो उनसे मिलने वाली प्रतिक्रिया होती है वो रहती है। तो कैसा रहता है विद्यार्थियों के साथ अनुभव? विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। मैंने कई जगह ट्रेनिंग दी है, कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और जो मजा स्कूल में पढ़ाने में आता है, जो अपने छात्रों के साथ मजा आता है, उतना मजा कहीं नहीं आता है, क्योंकि बच्चे हमारे आईना होते हैं, और जो हम पढ़ाएंगे वही हमें दिखाई देता है, उसका फीडबैक हमें मिलता है। आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छी अच्छी जगहों पे कार्य कर रहे हैं। कई सारे बच्चे तो हरिद्वार में सिडकुल में सुपरवाइजर के पद पे कार्य कर रहे हैं, और कुछ बच्चे बीएचएल में भी काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे ऊपर बढ़ के कहीं पे उनको नौकरी मिले और वो कार्य करे। इसके साथ साथ कुछ दिव्यांग बच्चे भी थे जिनकी मैंने समय समय पे सहायता करी, और उनको प्रमोट किया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा गरीब परिवार से आते थे, वो आगे सोच नहीं पाते थे कि हमारा हमारा फ्यूचर क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनके माँ बाप को बुला के उनकी काउंसलिंग कराई, उनको समझाया कि आपका बच्चा है, आप इसको पढ़ाइए, और पढ़ाने से ही ये आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बोझ समझे, आप इसको पढ़ाइए और ये अपनी राह खुद आगे निकाल लेगा और आगे ये बढ़ेगा। तो दिव्यांग के लिए हम आज भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें तकनीकी ज्ञान का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम उनको रेडियो के माध्यम से, या उनको साउंड के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से भी हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। उनको बार बार विद्यालय आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आने जाना कितना कठिन होता है, किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे इस प्रकार कई और दिव्यांग हैं, उनके लिए भी हमें ऐसे उपकरण डेवलप करने चाहिए जो उनकी पढ़ाई को बढ़ा सके, एनहेंस कर सके, ताकि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने को दूसरे से अलग ना समझे। तो यही मेरा लक्ष्य है कि भविष्य में
मैं और अधिक ऐसे ई कंटेंट डेवलप करूं या ऐसे ऑडियो साउंड रिकॉर्ड करूं जो बच्चे सुन के ही उससे सीख ले, उनसे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित होने वाले सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में, जो विश्वविद्यालय अपने आप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का एक संस्थान है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो आज के दौर की जो तकनीकी पद्धतियां हैं, जो ये पद्धतियां आपने अभी हमारे श्रोताओं के सामने रखी हैं, पेश की हैं, तो इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके दूरस्थ और मुक्त शिक्षण जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या फिर उच्च स्तर पर हो, तो इन सभी में इन पद्धतियों का इस्तेमाल करें जो शिक्षण है वो आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि दूरस्थ और मुक्त शिक्षण पद्धति में आप रोज़ाना क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक बैरियर जो होता है बीच में कि रेगुलर क्लासेस का वो रह जाता है, वहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे में इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके भी आप जो है शिक्षण कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये एक जो डिस्टेंस लर्निंग होता है और जो हमारा उत्तराखंड है रिमोट एरिया, जहाँ पर विषम परिस्थिति, यहाँ के लिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको भौगोलिक परिस्थिति इतनी खराब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो 3 से 4 घंटे आपके वेस्ट होंगे, और वही चीज अगर आप ऑनलाइन सुनेंगे या ऑनलाइन देखेंगे तो आप मिनटों में वो हासिल कर लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं, हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं या वीकर सेक्शन से आते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो रेगुलर नहीं आते हैं स्कूल, रेगुलरिटी वो बना ही नहीं पाते। तो उनको मैंने क्या करा है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लेंडेड लर्निंग कॉन्सेप्ट को चुना। उसमें क्या होता है कि आप जो विद्यालय में पढ़ा रहे हो उसी का रिकॉर्डिंग कर लिया लेक्चरर को, और वो आपने अपनी वेबसाइट या यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर लिया, या ई कंटेंट आपने बना लिया, या आपने पीडीएफ बना लिया नोट्स की और बच्चों को शेयर कर दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर विद्यालय 2 या 3 दिन वो नहीं आता तो घर में जाके उनका वीडियो देखकर, जो मैंने पढ़ाया उस वीडियो को देखकर वो उसको सीख लेते हैं, वो कोई भी उनका गृह कार्य छूटता नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे ब्लेंडेड लर्निंग से, कि बच्चे को हम, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो अपने खाली समय पे उसको वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यही मैं, जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, खासकर उत्तराखंड जैसे विषम परिस्थिति में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें ऑडियो विजुअल और ये ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जो टूल्स होते हैं, आईसीटी के ऑनलाइन टूल्स होते हैं, इनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए ताकि शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो और बच्चे उसको आसानी से अडॉप्ट कर सकें। तो नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। और जैसे आप अपने जीवन के संघर्षों में लगातार आगे बढ़ते रहे, अपनी सारी दिक्कतों से, अपनी सारी परेशानियों से जूझते हुए और उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते रहे, तो अपने आप में आपकी जो ज़िंदगी है एक मिसाल है हमारे लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याओं से भी हार जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए, फिर हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई खास संदेश, कोई खास बात? बस यही मैं कहूंगा कि जो हमारी दिव्यांगता होती है ये शारीरिक रूप से उतनी नहीं होती जितना हम मानसिक रूप से दिव्यांग बन जाते हैं। हम पहले ही मन में ये सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो हमसे बेहतर है, वो आदमी ठीक है, वो कर लेगा। तो इससे क्या होता है, हीन भावना आती है। क्यों ना अपनी जो वीक, आपके अंदर जो कमियां, उसी को स्ट्रांग बनाया जाए। आप जिस विषय में कमजोर है आप उसको पढ़िए, उसको 2-3 बार करिए, तो वही चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप प्रेरक कहानियां पढ़िए, और नेगेटिविटी जो दूसरे लोग करते हैं आपके प्रति, उनको एक कान से निकालिए और अपने मार्ग को आगे ले जाइए कि आपको करना क्या लाइफ में। सबसे बेस्ट तरीका मैंने वही बताया कि जो चीज आपकी वीक है उसको इंप्रूव करें। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो दिव्यांग आदमी नहीं कर सकता, वो कर सकता है। बस उसके अंदर संकल्प होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ और इससे बेहतर कर सकता हूँ। यही मैंने सोचा था। मेरे साथ कितने सारे टीचर्स हैं, कम से कम 40-50 हजार टीचर होंगे उत्तराखंड में, लेकिन मैंने मेहनत करी, एक अलग इनोवेशन किया टीचिंग लाइन में, एक नया प्रयोग करा जिसका लाभ मुझे मिला, जिसके कारण मेरे को 2013 का 14 में आईसीटी पुरस्कार मिला राष्ट्रपति का, और पिछले वर्ष 2022 में मेरे को शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, क्योंकि मैंने शिक्षा में नवाचार किए, दिव्यांग
जो बच्चे थे उनको मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, उन्हें संस्थाओं से जोड़ा, उन्हें जो भी उपकरण चाहिए होते थे दिव्यांग वाले वो उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और मेन फोकस ये था कि वो कमजोर ना पड़े, उनके माँ बाप की काउंसलिंग कराई ताकि वो पीछे ना रहे। आज भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पुराने बच्चे जोड़े हुए हैं ताकि अगर उनको कहीं भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मेरे पास आते हैं। मैंने कई लड़कियों की एडमिशन कराए। पिछले साल लड़कियों के मार्क्स 56 से 60% के आए तो उनमें एडमिशन नहीं हो रहे थे कॉलेजों में। तो 6 लड़कियों के मैंने प्रिंसिपल मैडम से डायरेक्ट मिला, उनसे बात करी कि भाई अगर गरीबों के बच्चों एडमिशन नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करके उनके एडमिशन कराए महिला विद्यालय में। तो आज भी मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और समय समय पर उनकी सहायता करता हूँ जैसे उनको जरूरत होती है, चाहे आर्थिक हो चाहे उनको ज्ञान से संबंधित हो, पूरी उनको मदद मैं करता रहता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे प्रदीप नेगी जी से, जो कि अर्थशास्त्र का तो अध्यापन करते ही हैं, इसके साथ ही साथ इन्होंने खास तौर पर नवाचार के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर में कई सारी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ये लगातार अपने लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए तो काम करते ही आए हैं और साथ ही अपने सहयोगियों को भी ये सहायता करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के भी ये टीचर एक अर्थशास्त्र के साथ हो ही जाते हैं। तो अभी हम इनसे बात कर रहे थे और दोस्तों आपने सुना कि किस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा कि आप प्रेरक कहानियां पढ़ें, और अपने आप में अगर बात की जाए तो प्रदीप नेगी जी की जो खुद की ज़िंदगी है, जो खुद की इनकी कहानी है, वो अपने आप में खुद हमें और हमारे सभी श्रोताओं को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। तो अपने आप में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे और आप जैसे अन्य जो संघर्ष करते आए हैं ऐसे व्यक्तित्वों से। और कभी भी हो, जो छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, हम उनको भी इतना बड़ा मानकर चल लेते हैं कि हम उनसे हार कर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सबक लेना चाहिए ऐसे में। तो प्रदीप नेगी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं धन्यवाद से ये सर। सारी बातें साझा करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के साथ ही हम सभी को प्रेरित करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा अभी आपसे इजाज़त। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।